शी यांगशेन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अनुभवी मास्टर्स लेवल 13 के 5 ताकतवर समुद्री लुटेरों को एक अकेले टीनेजर के भरोसे क्यों छोड़ रहे हैं। उसे यह पूरी तरह से आत्मघाती मिशन लग रहा है और वह सोच रही है कि लेवल 12 का फाइटर इस लड़ाई में कैसे बच सकता है। बाकी क्रू मेंबर्स भी उतने ही हैरान हैं। वे चुपचाप टैक्टिकल स्क्रीन को देख रहे हैं, जहां लू शेंग अंतरिक्ष के ठंडे खालीपन में एक जलते हुए उल्कापिंड की तरह उड़ रहा है, और वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वे असल में किस तरह के भयानक राक्षस को देख रहे हैं। पूरे कमरे में अविश्वास का माहौल है। एक कम रैंक वाले यात्री को युद्ध के मैदान पर पूरी तरह हावी होते देख उन अनुभवी फाइटर्स की ताकत और पावर लेवल के बारे में अब तक की सारी समझ बदल जाती है। इससे पहले कि कोई इस सदमे से उबर पाता, स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए एक क्रू मेंबर सबका ध्यान वापस एक्शन की ओर खींचता है। अंतरिक्ष के खुले खालीपन में तैरते हुए लू शेंग शांति से महसूस करता है कि उसकी शारीरिक ताकत एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई है। सबसे डरावनी बात यह है कि उसने मार्शल आर्ट्स की एक भी तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सिर्फ अपनी कच्ची शारीरिक ताकत पर भरोसा किया। उसने पहली ही भिड़ंत में लेवल 13 के फाइटर को आसानी से हरा दिया। वह इस छोटी सी लड़ाई की तुलना हाई जी दाओ के साथ हुई अपनी पिछली लड़ाई से करता है, और उसे बहुत संतुष्टि महसूस होती है कि उस समय से अब तक वह कितना ताकतवर हो गया है। पास ही पट्टी बंधा हुआ हत्यारा अपने कटे हुए शरीर को धीरे धीरे वापस जोड़ रहा है और गुस्से से जल रहा है। एक कम रैंक वाले दुश्मन से बुरी तरह अपमानित महसूस करते हुए वह समुद्री लुटेरा गुस्से में चिल्लाता है और धमकियां देता है। बस एक छोटी सी समस्या है, और वह यह कि अंतरिक्ष में हवा नहीं होती। लू शेंग अपने दुश्मन की चीख पुकार का एक भी शब्द नहीं सुन पाता। वह बस लुटेरे के मुंह को हिलते हुए देखता है, क्योंकि सारी आवाज उस खामोश खालीपन में खो जाती है। गुस्सैल हत्यारे को एक ठंडी मुस्कान के साथ देखते हुए लू शेंग तय करता है कि उसका वार्म अप आखिरकार खत्म हो गया है और अब सीरियस होने का समय आ गया है। वह चमकदार सौर ऊर्जा से भरी अपनी मुट्ठी ऊपर उठाता है और एक ऐसा जबरदस्त हमला करने की तैयारी करता है जिसे उसने बहुत समय से रोक कर रखा था। गुस्से से भरे लुटेरे को नीचे देखते हुए लू शेंग बहुत उत्साहित महसूस करता है, क्योंकि उसे आखिरकार एक ऐसा मजबूत जिंदा पंचिंग बैग मिल गया है जो उसकी पूरी ताकत झेल सकता है। जैसे ही वह अपनी मुट्ठी कसता है, उसके शरीर के अंदर मौजूद लाखों अमर कोशिकाएं, सेल्स उत्साह से उबलने और दहाड़ने लगती हैं, क्योंकि वे इस भारी ऊर्जा को बाहर निकालने का लंबे समय से इंतजार कर रही थीं। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ लू शेंग को एहसास होता है कि उसने इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार किया है, और उसका भयानक आभा मंडल ऑरा तुरंत समुद्री डाकू के गुस्से को ऐसे डर में बदल देता है जो उसे हिलाकर रख। पलक झपकते ही लू शेंग आगे बढ़ता है और अपनी मुट्ठी सीधे समुद्री डाकू की छाती में इतनी जोर से मारता है कि एक विशाल उल्कापिंड भी चकनाचूर हो जाए। पास ही स्टार स्पिरिट फ्लावर युद्धपोत के पास लड़ाई जारी रहती है, क्योंकि एक और लेवल 13 का समुद्री डाकू कमांडर लगातार वार करके जहाज की सुरक्षा कवच शील्ड को कमजोर कर रहा है। कमांडर मुस्कुराता है, यह देखते हुए कि ऊर्जा कवच को ठीक होने में हर गुजरते पल के साथ ज्यादा समय लग रहा है, और वह जानता है कि जल्द ही सुरक्षा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इस देरी से परेशान होकर नकाबपोश समुद्री डाकू अपनी टीम से संपर्क करता है और शिकायत करता है कि पट्टी बंधा हुआ हत्यारा एक साधारण लेवल 12 के दुश्मन को खत्म करने में इतना समय क्यों ले रहा है। कम्युनिकेटर के जरिए लाल कोट वाला समुद्री डाकू कप्तान हंसता है और सुझाव देता है कि वे इस देरी का इस्तेमाल हत्यारे को खजाने के उसके हिस्से से बाहर करने के बहाने के तौर पर करें। नकाबपोश समुद्री डाकू तुरंत सहमत हो जाता है और लूट का एक बड़ा हिस्सा खुद रखने के ख्याल से लालच भरी मुस्कान देता है। अंधेरी अंतरिक्ष में आग का एक विशाल स्तंभ उठता है और समुद्री डाकू हैरान होकर देखता है, क्योंकि वह ब्रह्मांडीय नियम कॉस्मिक लॉ की अनमिस्टेकेबल शक्ति को पहचान लेता है। वह इस शक्ति के स्तर को देखकर और भी ज्यादा डर जाता है। उसे एहसास होता है कि यह कोई साधारण क्षमता नहीं है, बल्कि एक सर्वोच्च अंतिम अवस्था का नियम है जिसे अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ाया गया है। यहाँ तक कि समुद्री डाकू कप्तान और उसका विशाल जानवर भी पसीने पसीने हो जाते हैं। यह समझ नहीं पाते
कि इस इलाके में इतना प्रभावशाली सर्वोच्च नियम क्यों दिखाई दे रहा है, जबकि विस्फोट से निकली तेज गर्मी आसपास के ग्रहों को पिघलाने लगती है। दबाव के कारण अंतरिक्ष खुद मुड़ जाता है और आसपास के ग्रह जलते हुए सूर्यों में टूट जाते हैं, जिससे पूरा इलाका लू शेंग के विशाल हमले के चमकते केंद्र के चारों ओर घूमते हुए आग के कब्रिस्तान में बदल जाता है। जब चकाचौंध कर देने वाली धूल हटती है तो दुश्मन का कोई नामो निशान नहीं बचता। लेवल 13 का हत्यारा पूरी तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बंट गया था। अब वहां बस टूटे हुए पत्थर और मलबे के अवशेष ही उस खामोश खाली जगह में तैर रहे थे। यह देखे बिना कि उसका शिकार बचा है या नहीं, लू शेंग ने अपने शरीर को ढीला छोड़ा और वापस अपने सामान्य इंसानी रूप में आ गया। अपने आसपास हुई भारी तबाही के बावजूद वह पूरी तरह शांत था। युद्धपोत वॉरशिप की ओर लौटने के बजाय वह अचानक वहीं जम गया। उसका मन एक शांत ध्यान की अवस्था में चला गया और उसकी आंखों में एक अजीब गहरी चमक आ गई। उसके शरीर के आर के अंदर मौजूद 50.5 लाख अमर कोशिकाएं, इमोर्टल सेल्स, उसकी त्वचा को चीरकर बाहर निकलने लगीं। वे बुलबुलों की तरह ऊपर उठीं और छोटे छोटे चमकते तारों की तरह बाहर की ओर फूटने लगीं। यह कोशिकीय ऊर्जा, सेल्यूलर एनर्जी, रोशनी के एक चकाचौंध कर देने वाले गोले में बदल गई, जिसे अंधेरी जगह में आग लग जाती है, क्योंकि लू शेंग की अंदर की ताकत आखिरकार आजाद हो जाती है और एक सच्चे सबसे बड़े कॉस्मिक नियम में बदल जाती है। जैसे ही सुनहरी लपटें शांत होने लगती हैं, लू शेंग अपनी नई ताकत को समझने के लिए थोड़ा समय लेता है, लेकिन उसे जल्दी ही एक हैरान करने वाली बात पता चलती। उसकी नई बनी ताकत अभी भी स्टेलर नियम है। इससे वह थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि उसने महीनों तक अपनी कामयाबी को रोके रखा ताकि कुछ पूरी तरह से अनोखा बना सके, और आखिर में उसे वही विरासत में मिली ताकत मिल गई जो पहले थी। इससे पहले कि वह शिकायत कर पाता, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे अपनी आत्मा के अंदर एक जानी पहचानी धड़कन वाली एनर्जी महसूस होती है। उसे एहसास होता है कि यह डार्क साइड में उसके म्यूटेटेड शैडो क्लोन से आ रही है। असली दुनिया से अपनी आंखें बंद करके लू शेंग अपनी चेतना को अलग अलग डायमेंशन में बदलता है, यह देखने के लिए कि उसका क्लोन क्या कर रहा है, और जो वह खोजता है उससे वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। अपने मेन बॉडी के ब्रेक थ्रू से ट्रिगर होकर शैडो क्लोन ने भी लेवल 13 तक अपनी तरक्की शुरू कर दी है, जो अपने ही अस्त व्यस्त यूनिवर्स से चलने वाले स्टेलर लॉ के एक डार्क वर्शन को कंडेंस कर रहा है। यह कनेक्शन एक पावरफुल रिएक्शन बनाता है, जहां दो उलटे लॉ एक दूसरे को खींचते हैं, उसके इवोल्यूशन को तेज करते हैं और एक बिल्कुल नई पावर बनाते हैं जो लाइट और डार्क दोनों को मिलाती है। तेज रोशनी अचानक गायब हो जाती है, जिससे एरिया शांत अंधेरे में रह जाता है। इससे पहले सुनहरी बिजली का एक बड़ा धमाका शांति तोड़ता है, लू शेंग का परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन पूरा करता है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही लू शेंग का स्टेलर ब्रेक थ्रू शुरू होता है, उसके अंदर की ऊर्जा तेजी से बढ़ने लगती है और शक्ति की एक जबरदस्त लहर निकलती है, जो तुरंत उसकी पुरानी सीमाओं को तोड़ देती है। ठीक उसी समय डायमेंशनल बैरियर के दूसरी तरफ मौजूद उसका शैडो क्लोन प्रतिक्रिया और उसके स्टेलर पार्ट के डार्क साइड को चैनलाइज करता है, जिससे अजीब हरी लपटें उठकर उसकी ऊर्जा से मेल खाती हैं। ब्रह्मांड के दोनों पहलुओं से गहरे जुड़ाव को महसूस करते हुए लू शेंग इन प्रचंड शक्तियों को अपनी हथेलियों में थामे हुए है और पूरी तरह से इस सच्चाई को अपनाता है कि प्रकाश और छाया एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के वह इन विपरीत शक्तियों को आपस में टकराता है, जिससे प्रकाश और अंधेरे की लपटें मिलकर शक्ति का एक बिल्कुल नया रूप ले लेती हैं। वह महसूस कर सकता है कि उसकी शक्ति अब सामान्य तारों से कहीं आगे निकल गई है और प्रकाश व ऊष्मा के मूलभूत नियमों तक पहुंच गई है, जिससे एक ऐसी शॉकवेव निकलती है जो उसके आसपास की जगह में दरारें डाल देती हैं। जब धूल आखिरकार बैठती है तो वह मलबे से पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकलता है और उसका भौतिक शरीर अब एक पूरी तरह से नए सिरे से बनी नींव पर टिका होता है। उसने ब्रह्मांड के शुद्ध प्रकाश वाले पक्ष, जिसे एक्सट्रीम यांग लॉ कहा जाता है, और उसके अंधेरे वाले पक्ष एक्सट्रीम यिन लॉ, दोनों में महारत हासिल कर ली है। ये विपरीत शक्तियां उसके भीतर पूरी तरह से मिल जाती हैं और उसके पूरे शरीर को परम ब्रह्मांडीय संतुलन का
एक पात्र बना देती हैं। इस अद्भुत ब्रेक थ्रू के साथ उसके भीतर एक स्वाभाविक दिव्य ऊर्जा प्रकट होने लगती है, जिससे वह एक उभरते हुए देवता की तरह ब्रह्मांड में विचरण कर सकता है। सूक्ष्म स्तर पर उसकी अमर कोशिकाएं और अधिक म्यूटेट होती हैं और उसके भौतिक शरीर को सचमुच दिव्य रूप में बदल देती हैं। यह एक पल उसकी पुरानी सीमाओं को पूरी तरह से तोड़ देता है और उसकी नींव को फिर से बनाकर उसे बेजोड़ शक्ति देता है, ताकि वह अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हो सके। लू शेंग कुछ पल शांत रहकर अपनी सांसें सामान्य करता है और अपनी यात्रा के बारे में सोचता है। उसे अपने गुरु यांग यीजो की याद आती है, जिन्होंने उसे इस रास्ते पर चलने में मदद की थी। हालांकि उसका वर्तमान रास्ता पूरी तरह से उसका अपना है, क्योंकि उसने इसे कदम दर कदम बनाया है और अपनी साधना के हर चरण को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाया है। उसने यह कठिन रास्ता इसलिए चुना ताकि वह अपने से पहले आए सभी लोगों से आगे निकल सके और वांग यी की छाया से निकलकर सच्ची आज़ादी पा सके। जो कभी एक नामुमकिन सपना लगता था, वह अब सच हो रहा है, क्योंकि वह अपनी साधना के सुनहरे रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अपनी कामयाबी का एहसास होने पर उसने सच में नामुमकिन काम कर दिखाया है और अब वह किसी बहुत बड़ी चीज के मुहाने पर खड़ा है। उसने न सिर्फ अपनी सीमाओं को तोड़ा, बल्कि शक्ति के ऐसे स्तर की ओर एक बड़ी छलांग लगाई जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। वह जानता है कि अगर वह अभी पुराने उस्तादों से आगे नहीं निकल पाया, तो समय आने पर उसके लिए लेजेंडरी लेवल 17 तक पहुंचने का कोई मौका नहीं बचेगा। लेवल 17 एक लेजेंडरी रैंक है, शक्ति का एक ऐसा पौराणिक स्तर जिसके सच होने के बारे में इतिहास के साधक भी पक्के तौर पर नहीं जानते। फिर भी उसने जो भी संघर्ष किया और जोखिम उठाए, वे सब इसी भविष्य को पाने के लिए थे, और इस कामयाबी ने उस सपने को उसकी पहुंच के करीब ला दिया है। अगर वह डुआन ये फेंग के रास्ते से आगे बढ़कर अपनी खुद की अनोखी तकनीकें बना पाता है, तो उसके उस शिखर तक पहुंचने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। इस नई समझ के साथ उसकी मार्शल आर्ट्स छठे स्तर तक पहुंच जाती है, जिससे उसे एक साधारण मुक्के से ब्रह्मांड की रोशनी और गर्मी को नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है। अपनी सफलता पर थोड़ा गर्व महसूस करते हुए वह तय करता है कि उसकी पुरानी तकनीक का नाम बहुत साधारण लगता है और उसे अपग्रेड करने की जरूरत है। उसे अपने पिछले जीवन का एक आर्केड गेम बॉस याद आता है, जो देवता जैसा शक्तिशाली था और जिसे सिर्फ कैद किया जा सकता था, और वह अपनी सबसे बड़ी चाल अल्टीमेट मूविक का नाम उसी देवता के नाम पर रखने का फैसला करता है। वह गर्व से अपनी नई अल्टीमेट मूव का नाम ब्राइट सनशाइन रखता है, और इस बेहतरीन तकनीक के साथ उसकी कुल शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। उंगलियों के एक साधारण चटकाने के साथ उसे एक्सट्रीम यांग के असली मालिक जैसा महसूस होता है, जो रोशनी और गर्मी को ऐसे नियंत्रित करता है जैसे वह सिंहासन पर बैठा कोई जीवित देवता राजा हो। लेकिन तभी उसे अचानक अपनी हरकत का एहसास होता है और उसे शर्मिंदगी महसूस होती है कि वह कितना ज्यादा दिखावा और शेखी बघार रहा था। जल्दी से शर्मिंदगी को दूर करते हुए वह वापस युद्ध के मैदान पर ध्यान देता है और देखता है कि बचे हुए समुद्री डाकू कमांडर अभी भी अंतरिक्ष के खालीपन में मंडरा रहे हैं। कुछ दूरी पर दुश्मन के कप्तान डर के मारे जम गए हैं और पसीने से लथपथ हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि इस भयानक राक्षस ने कितनी आसानी से उनकी अग्रिम सेना को खत्म कर दिया। उनकी हिचकिचाहट का फायदा उसे मिल रहा है, क्योंकि वह उनकी मौजूदगी को अपनी नई नई मिली ताकत को आजमाने का सही मौका मानता है। वह अपनी एक्सट्रीम यांग शक्ति के पहले चरण की असली सीमाएं जानना चाहता है और देखना चाहता है कि वह असल में क्या कर सकती है। ब्रह्मांडीय बिजली बुलाने के लिए एक उंगली ऊपर उठाते हुए वह मजाक उड़ाते हुए हमलावरों से पूछता है कि क्या वे दैवीय न्याय का सामना करने के लिए तैयार हैं। इसी बीच पास के स्पेसशिप के अंदर दबाव इतना ज्यादा है कि अनुभवी लड़ाका वू तियान घुटनों के बल गिर जाता है और उस भारी आभा ऑरा के बोझ से उसका शरीर कांपने लगता है। मॉनिटर की ओर खाली नजरों से देखते हुए वू तियान हैरान होकर यह सब देखता है और उसे एहसास होता है कि वह नौजवान बाहर खड़ा व्यक्ति अब सिर्फ एक कल्टिवेटर नहीं, बल्कि इंसानों के बीच घूमता हुआ साक्षात देवता है। बाबू लुओ उसके ठीक बगल में गिर पड़ते हैं। उनके चेहरे पर गहरा अविश्वास है
क्योंकि भारी दबाव ने उनके होश उड़ा दिए हैं। यहाँ तक कि अनुभवी एक्सपर्ट हाय जिदाओ भी मुश्किल से अपने पैरों पर टिके हुए हैं। वे खुद को जबरदस्ती खड़ा रखते हैं, चेहरे से पसीना बह रहा है और वे अपने बढ़ते डर से लड़ रहे हैं। जियांगक्सियन और माशा उलझन में उन तीनों मास्टर्स को देखती हैं और माशा पूछती है कि उन्हें क्या हुआ है, यह बताते हुए कि लियू शेंग अभी भी सिर्फ लेवल 12 पर है और उनके रैंक तक भी नहीं पहुंचा है। दर्द से कराहते हुए वो तियान लड़कियों को बताते हैं कि वे स्थिति को समझ नहीं पा रही हैं। वे समझाते हैं कि भले ही लियू शेंग अब भी लेवल 12 पर है, लेकिन उसके अस्तित्व का वास्तविक स्तर उनसे कहीं ऊपर है। वे बताते हैं कि युवा योद्धा ने पहले ही ब्रह्मांड के एक नियम कॉस्मिक लॉ को जागृत कर लिया है और उसमें महारत हासिल कर ली है, जो उसके मौजूदा स्तर से कहीं आगे की बात है। माशा को अभी भी शक है। उसका तर्क है कि शुरुआती चरण में बुनियादी नियमों में महारत हासिल करना उसके और आओ नोंग ट्यूरिंग जैसे टॉप लेवल के जीनियस के लिए सामान्य बात है। लेकिन बाबू लुओ जल्दी से अपनी बेटी की बात काटते हुए समझाते हैं कि उनके हैरान होने का कारण यह नहीं है कि उसने अपने मौजूदा स्तर पर कोई सामान्य नियम अनलॉक किया है। असली डर यह है कि लियू शेंग ने जिस शक्ति का आह्वान किया है वह पौराणिक एक्सट्रीम पोजीशन लॉ है, एक ऐसी बात जिसने जियांगक्सियन और बाकी लोगों में डर की लहर दौड़ा दी। हाय जेदाओ बात को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि हालांकि ब्रह्मांड में अलग अलग ताकतों वाले अनगिनत नियम हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर की कोई सख्त श्रेणी हायरार्की नहीं होती। हालांकि कुछ दुर्लभ नियम पूरी आकाशगंगा में सभी ब्रह्मांडीय शक्तियों के परम शासक के रूप में जाने जाते हैं, जिससे उन्हें एक्सट्रीम पोजीशन का पौराणिक खिताब मिलता है। बूढ़े मास्टर खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि वे अभी एक ऐसी पौराणिक शक्ति को देख रहे हैं जो पूरी सृष्टि में सबसे ऊंचे स्थान पर है। जहाज के ठीक बाहर लियू शेंग की आंखों से चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकलती है और वह अपना विनाशकारी प्रहार करता है, जिससे अंतरिक्ष का खालीपन आग के एक विशाल सागर में बदल जाता है और समुद्री लुटेरों के बचे हुए बेड़े को पूरी तरह निगल जाता है। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने साथी को धूल में बदलते देख बाकी बचे समुद्री डाकू कप्तान घबरा जाते हैं। लाल कोट पहने लीडर जल्दी से बचे हुए लोगों को इकट्ठा करता है और चिल्लाकर कहता है कि भले ही उन्होंने एक से एक साथी खो दिया है, लेकिन अगर वे मिलकर हमला करें तो भी जीत सकते हैं। वे खुद को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं कि भले ही लू शेंग के पास हाई लेवल कॉस्मिक लॉ सा ब्रह्मांडीय शक्ति हो, फिर भी उसकी शक्ति अब भी विकसित हो रही है और वह पूरी तरह अजेय नहीं हो सकता। पीछे हटने से इनकार करते हुए बाकी बचे 4 समुद्री डाकू कमांडर अपनी ताकत को एक साथ मिलाते हैं और लू शेंग पर हावी होने के लिए आगे बढ़ते हैं, इस उम्मीद में कि उनकी बड़ी संख्या एक मामूली लेवल 12 के फाइटर को कुचल सकती है। लू शेंग उनकी इस हताश कोशिश से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। जब वे उसकी ओर दौड़ते हैं तो वह पलक भी नहीं झपकाता, जबकि उसके शरीर के अंदर मौजूद 50 लाख अमर कोशिकाएं इमॉर्टल सेल्स पूरी तरह तालमेल के साथ कंपन करती हैं और जबरदस्त ताकत दिखाने के लिए तैयार होती हैं। वह इतनी विशाल शक्ति की लहर छोड़ता है कि उसके पिछले हमले इसके मुकाबले मामूली लगते हैं। यह ऊर्जा किसी तारे की साधारण शक्ति से कहीं ज्यादा है, जो एक शुद्ध प्रभावी शक्ति के रूप में प्रकट होती है और अपने आसपास की जगह स्पेस को ही मोड़ देती है। अपने एक्सट्रीम सन लॉ अत्यधिक सूर्य शक्ति के पहले चरण को दिखाते हुए वह अपना सबसे शक्तिशाली हमला करने की तैयारी करता है और ब्रह्मांड से अपने दुश्मनों का सफाया करने के लिए चारों ओर फैलने वाली सौर रोशनी को बुलाता है। गर्मी की चकाचौंध कर देने वाली चमक उनकी जीत की उम्मीदों को पूरी तरह भाप बना देती है। समुद्री डाकू दर्द से चिल्लाते हैं। सौर विस्फोट के निगलने से पहले वे उस तेज चमक को सह नहीं पाते। कुछ ही पलों में समुद्री डाकुओं का पूरा दस्ता झलकर राख हो जाता है और अंतरिक्ष के खालीपन में चुपचाप तैरने लगता है। लू शेंग शांति से इस खतरे को खत्म कर देता है, यह समझते हुए कि अपनी मौजूदा शक्ति के स्तर के साथ ये खूंखार कमांडर भी बस छोटी मछलियों के समान है। वह अपनी नजर आकाशगंगा के दूर के हिस्सों की ओर घुमाता है। उसकी आंखों में उसके सामने फैला विशाल शांत ब्रह्मांड झलकता है। हंटिंग बो ऑफ होप, आशा का शिकार करने वाला धनुष पर अपनी अंतिम मंजिल की ओर देखते हुए वह चुपचाप उम्मीद करता है कि वहां इंतजार कर रहे
ज्यादा ताकतवर दुश्मन उसे सच में अच्छी चुनौती दे पाएंगे। स्टार स्पिरिट फ्लावर के ब्रिज पर क्रू के सदस्य हैरान और खामोश होकर डिस्प्ले मॉनिटर पर यह सब देखते हैं। लू शेंग की शक्ति का अविश्वसनीय स्तर जहाज पर मौजूद सभी लोगों को पूरी तरह स्तब्ध कर देता है और वे लाइव फीड से अपनी नजरें नहीं हटा पाते। जेड यांगशेन घुटनों के बल गिर जाती है। उसके हाथ कांप रहे हैं क्योंकि वह इतनी आसानी से हुए कत्लेआम को समझने की कोशिश कर रही है। वह हकलाते हुए कहती है कि लू शेंग लेवल 13 के ताकतवर लोगों को ऐसे खत्म कर रहा है जैसे घास काट रहा हो। हाईजी दाओ यह नज़ारा देखकर भावुक हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। स्क्रीन को गहरे सम्मान के साथ देखते हुए वह रोते हुए मानता है कि उन्होंने अभी अभी एक देवता को काम करते देखा है। उसके बगल में वो तियान को लगता है कि उसकी जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद हो गई। वह बुदबुदाता है कि शायद उसने नकली मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की थी और उम्मीद करता है कि वह अभी भी सो रहा है। बाबू लुओ उसे चुप रहने के लिए कहता है, हालांकि वह मानता है कि वह भी चाहता है कि यह एक सपना हो, क्योंकि सच्चाई को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। माशा अपना सिर झुका लेती है। उसका पहले का घमंड पूरी तरह टूट चुका है। वह सोचती है कि उनकी दुनिया में इतनी अद्भुत काबिलियत वाला जीनियस कैसे हो सकता है। उसे एहसास होता है कि ब्रह्मांड वास्तव में कितना विशाल है, खासकर इसलिए क्योंकि लू शेंग ने यह पूर्ण जीत लेवल 13 तक पहुंचे बिना ही हासिल कर ली। यह नज़ारा देखकर ट्यूरिंग उनके साथ के सफ़र के बारे में सोचता है। उसे याद आती हैं लू शेंग के साथ अच्छे संबंध बनाने और दोस्ती करने की अपनी लगातार कोशिशें, क्योंकि वह जानता था कि उसका साथी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था। युवा एल्फ अपनी मुट्ठी भींचता है। उसे याद आता है कि कैसे लू शेंग ने ट्रेनिंग के दौरान एक ही वार में उनके मास्टर को आसानी से हरा दिया था। उस ताकत को देखने के बाद भी ट्यूरिंग ने चुपके से अपने प्रतिद्वंद्वी की बराबरी करने और उससे आगे निकलने की एक छोटी सी उम्मीद पाल रखी थी। लेकिन इस ब्रह्मांडीय प्रदर्शन को देखकर वे उम्मीदें तुरंत टूट जाती हैं। ट्यूरिंग घुटनों के बल गिर जाता है, यह मानते हुए कि वह बहुत नासमझ था, और उसे एहसास होता है कि वह अब लू शेंग की पीठ की परछाई भी नहीं देख सकता। खामोशी तोड़ते हुए हाईजी दाओ क्रू को तुरंत युद्ध क्षेत्र को साफ करने का आदेश देता है ताकि वे जल्द से जल्द अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सकें। वह कहता है कि इस लड़ाई ने उनकी यात्रा में पहले ही बहुत देर कर दी है। लू शेंग की ताकत के बचे हुए निशान को दिखाने वाले मॉनिटर को देखते हुए अनुभवी मास्टर कहता है कि वे रास्ते में अपने रक्षक का कीमती समय बर्बाद नहीं कर सकते। शियानचेन जल्दी से सहमति में सिर हिलाती है। उसका दिमाग पहले से ही नई योजनाओं में लगा हुआ है। व्यापारी प्रतिनिधि को एहसास होता है कि उसे अपना सबसे बड़ा लक्ष्य मिल गया है। वह मन ही मन सोचती है कि लू शेंग निस्संदेह निवेश के लिए सबसे बेहतरीन व्यक्ति है जो उसे अपनी पूरी जिंदगी में मिलेगा। स्टार स्पिरिट फ्लावर पर बने अपने आलीशान केबिन में लू शेंग अपने सोफे पर आराम कर रहा है। हाल ही में मिली कामयाबी के बारे में सोचते हुए वह मन ही मन अपने शरीर में आए बदलावों का हिसाब लगाता है। गर्म ड्रिंक की चुस्की लेते हुए वह महसूस करता है कि उसके स्टार पाठ ने सफलतापूर्वक एक्सट्रीम सन सीड का रूप ले लिया है। इस बदलाव ने उसके पैसिव कल्टीवेशन के तरीके को भी बदल दिया है, जिससे वह कहीं ज्यादा असरदार हो गया है। वह धीरे धीरे और स्थिर गति से सांस लेता है। उसके 50 लाख अमर सेल्स अब एक्सट्रीम सन सीड में बदल चुके हैं। उसकी हर सांस के साथ तुरंत प्रतिक्रिया होती है। जैसे जैसे जहाज अंतरिक्ष में आगे बढ़ता है, लू शेंग की नई कोशिकाएं कॉस्मिक मैग्नेट की तरह काम करती हैं, जो लाखों किलोमीटर के दायरे में फैले रेडिएशन को खींचकर उसके कोर को लगातार पोषण और मजबूती देती हैं। अपना कप नीचे रखते हुए वह गौर करता है कि उसकी नई पैसिव कल्टीवेशन की गति बहुत तेज है। ऊर्जा के इस लगातार प्रवाह के साथ लेवल 13 तक का रास्ता पूरी तरह खुला है। वह अपनी अंदरूनी उग्र ऊर्जा की धाराओं को देखता है और पाता है कि अगर वह शक्ति जमा करता रहे तो अगले लेवल तक पहुंचना स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। हालांकि वह इस प्रगति को ज्यादा महत्व नहीं देता, क्योंकि उसे यह स्वाभाविक गति अपनी पसंद के हिसाब से बहुत धीमी लगती है। वह समझता है कि अपनी अद्भुत प्रगति के बावजूद वह समय बर्बाद नहीं कर सकता। उसे डार्क साइड यूनिवर्स के मास्टर के लगातार मंडराते खतरे का ख्याल आता है, जो हर गुजरते दिन के साथ और करीब आ रहा है। उसके पास आराम करने का समय नहीं है। वह अफसोस में सिर हिलाता है, यह महसूस करते हुए कि उसे अपने पिछले हमले के दौरान थोड़ा संयम बरतना चाहिए था।
हालांकि स्पेस पायरेट्स को भाप में बदलना संतोषजनक था। उसके हमले ने उन्हें और उनके सारे सामान को बारीक धूल में बदल दिया, जिससे कुछ भी नहीं बचा। उसे अफसोस होता है कि अगर उसने उन्हें सामान्य तरीके से मारा होता तो उन लेवल 13 के पायरेट कमांडरों से कीमती खजाने और संसाधनों का भारी भंडार मिल सकता था। अपनी चाय की केतली उठाते हुए लू शेंग हिसाब लगाता है कि उनकी संपत्ति हासिल करने से उसका कल्टीवेशन का समय काफी कम हो जाता। वह मजाक में सोचता है कि काश उसने टाइम रिवर्सल के नियम में महारत हासिल कर ली होती, ताकि वह अपनी जरूरत से ज्यादा की गई कार्रवाई को उलटकर उनकी लाशों को लूट पाता। जब वह अपना ड्रिंक डालता है और उसका मन भटकने लगता है तो अचानक उसकी डेस्क कंसोल की लाइट जल उठती है। नीली नोटिफिकेशन स्क्रीन की बाढ़ सी आ जाती है, जो कई जरूरी विजिटर रिक्वेस्ट का संकेत देती है। वह हल्की हैरानी के साथ स्क्रीन की ओर देखता है और पाता है कि लोगों की भीड़ अचानक उससे संपर्क करने के लिए बेताब है। बाकी संदेशों के बीच एक संदेश खास है। यह शी यानचेन का सीधा प्रस्ताव है, जिसमें वह खुलकर उसमें बड़ा वित्तीय निवेश करने की इच्छा जाहिर करती है। लू शेंग इस प्रस्ताव पर विचार करता है और सोचता है कि एक अमीर व्यापारी प्रायोजक का समर्थन मिलने से उसके रास्ते में क्या क्या फायदे हो सकते हैं। यह वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।